तो हम लोग इंफ्रारेड के लेक्चर हम लोग कवर कर रहे थे और वहां पर हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके थे कि क्या है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ के साथ साथ हम लोग सीखे थे सेक्शन रूल क्या होता है। उसमें हमने लास्ट सेक्शन रूल में हमने बताया था कि मालिक्यूल्स का सिमेट्रिकल यानी कि जो मालिक्यूल्स जो होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री को फॉलो करता है वो जो होता है रमन स्पेक्ट्रम में एक्टिव होता है, किंतु लेकिन परंतु इंफ्रारेड में जो होता है वह इनएक्टिव होता है। लेकिन जो सेंटर ऑफ सिमेट्री को फॉलो नहीं करता है वह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जो होता है वह एक्टिव होता है, पर रमन स्पेक्ट्रम में इनएक्टिव होता है। फिर हमने कहा भी था कि इसका कोई भी सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है वह जनरली सॉलिड स्टेट में ज़्यादा एक्टिव होता है और इन कंपेयर टू सॉल्यूशन और लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहां तक हम लोग सारी चीजें को सीख चुके थे। अब इसके बाद हम लोग आज इसके आगे बढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जो है फिंगरप्रिंट रीजन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है और डिफिकल्ट टॉपिकों को जाहिर सी बात है एग्जाम में क्वेश्चन दिए नहीं जाते, पर आपका सिलेबस का पार्ट है। एग्जामिनर को आप जानते नहीं है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ दिया तब तो फिर हो गया ना, गाना गाने लगेंगे बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि फिंगरप्रिंट रीजन को भी समझा देंगे, ठीक है, पर इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, उसका रेंज आपको बता देंगे और रेंज बताने के बाद एप्लीकेशन बता देंगे कि क्या क्या इंफ्रारेड का एप्लीकेशन है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि या तो इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें या एक वीडियो और बनेगा जहाँ चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी में जो है आपको चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। ठीक, तो इन फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स का एक रेंज बताया जाता है कि कितना रेंज पे जो होता है वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो सकता है। इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन रेंज कितना होगा वो डिसाइड करने के लिए जिस प्रिंट का जिस मेथड का उपयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट का मतलब ही क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी दी जाएगी जहां पर सपोज करो फिनॉल है, फिनॉल का कितने फ्रीक्वेंसी पर वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। ये तो बात हमको पता नहीं है कि कैसे एब्जॉर्ब होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टेक्निक यूज करेंगे, मशीन यूज करेंगे। मशीन रेजोनेंस मशीन होगा, एक रेजोनेटिंग मशीन होगा जहां से फ्रीक्वेंसी को पास कराएंगे, लाइट दिखाएंगे कितने पर वो एडजस्टेंट स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। तो ये सब सारे के सारे जो चीजें हैं ना वो प्रैक्टिकल डाटा है, हम लोग थ्योरेटिकल तरीके से सिर्फ उसको समझ सकते हैं, पर ये सारा काम कैसे होता है प्रैक्टिकल से होता है। वहां पर एक रिकॉर्डर मशीन होती है, बाइजत ग्राफ बनता है, ग्राफ देखा जाता है कि किसने पिक वैल्यू पर जा रहा है, वो उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, वहां से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर उनकी दी हुई डाटा को सिर्फ मेंशन करेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कि अब आप ये मत करना कि अब हमें आप करके दिखाइए, तो हम लोग आज तक हम खुद नहीं किए हैं तो हम आपको कहाँ से करके बताएंगे। हम लोग को भी थ्योरी पढ़ाई गई है, हम भी आपको थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए थ्योरी डालिए। फिंगरप्रिंट रीजन लिखो, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, the infrared spectrum of an organic compound may roughly divided into two region, roughly divided into two region। पहले लिखो फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन, फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन, और दूसरा लिखो फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। अब उसमें लिखो पहला फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन, फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन। लिखो दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 4000 टू 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको पता है ना ये फ्रीक्वेंसी का डाटा है इसलिए घट रहा है। अगर लैम्डा की वैल्यू होता, ये किसका वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, इसलिए घटता है, और लैम्डा की वैल्यू होता तो क्या करता है ये बढ़ता। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को इसलिए हम खास कर क्या कर रहे हैं, इसमें डाटा घटता है। तो लिखे 4000 टू 1250 सेंटीमीटर इनवर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग absorption bands of a different functional group ब्रैकेट में लिख लो OH NH2 CHO etc are absorbed in this region. There are very few peaks in the region, very few peaks in this region, peak PEAKS, peaks, not picture wala peak, peaks
in this region and they very helpful for identification of functional group. पिक अभी बताएंगे आपको कैसे काम करता है. Identification of, it is very helpful for the identification of functional group. संकट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो. फर्स्ट ही था फंडामेंटल, अब लिखो फिंगरप्रिंट रीजन. लिखो द रीजन कहां से कहां तक, 1250 से लेकर 667 सेंटीमीटर स्क्वायर इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज नोन एज फिंगरप्रिंट because this is highly characteristic of compound, just like fingerprint of the person. This region contain absorption band due to carbon nitrogen carbon oxygen stretching vibration and absorption caused by binding vibration. लिखो the number of binding vibration in molecules is much more than a stretching vibration, and hence the fingerprint region is particularly rich in absorption bands and shoulders. Although the compounds having similar functional groups may have almost similar absorption pattern in functional group region, 4000 to 1250 सेंटीमीटर इनवर्स region, yet there may be some difference in fingerprint region. They identify by two compounds can be confirmed by comparing in infrared spectrum fingerprints region. एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल infrared spectrum of pentane and pentane and 5 कार्बन है, इसके बाद छठा कार्बन ले लो, हेक्सेन at high recording selectively revival that through both the alkane at pattern their fingerprint is quite different. Their fingerprint is quite different. कहा कि अगर आप फिंगरप्रिंट, सबसे जिस तरह से किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट जो होता है एक दूसरे से मैच नहीं करता है, उसी तरह से किसी भी कंपाउंड का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता है. इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास हम अगर फिंगरप्रिंट का, सपोज करो कि हमारे पास एक फिंगरप्रिंट का हम एक नमूना आपको दिखाते हैं, ठीक है. सपोज करो कि हमारे पास ये फिंगरप्रिंट का रिकॉर्डर मशीन है, ठीक. यहाँ पे 0 है और ये आपका 100 है, ठीक. ये आपका एक और हम 2 फिंगरप्रिंट का
ये आपका 100 है और ये आपका 0 है, गौर समझना। ठीक, हम मान लीजिए कि इसके अलग अलग रेंज दे देते हैं। एक तरफ हम लोग एक यहाँ पे आपका एक नंबर एक तरफ हम लोग वेव नंबर ले लेते हैं। वेव नंबर को यहाँ आगे चलकर हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेव नंबर को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये डाटा हमारे पास शुरू हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 600 है, फिर ये 1000, फिर ये 1500, फिर ये आपका मान लीजिए 2000, फिर ये 2500, आपका ये 3000, फिर ये कितना 3500। ठीक है, और लास्ट में आपका 4000। ठीक, सपोज के डाटा उसी तरह से आप इधर भी ले लीजिए, 600, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और ये कितना 4000। ठीक है, ये डाटा हमारे पास हो गया। अब देखो ये 4000 है। ठीक, ये आपका 3500 है। अब आपको देखते हैं, आपको बताते हैं कि डिफरेंस कहां होता है। जब आप ग्राफ खींचते हो ना बेटा, तो हम एक काम करते हैं, इसका हम एक अच्छा सा फिंगरप्रिंट के लिए ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमको दिखाने में दिक्कत नहीं होगा। हम आपको एक दो कॉम्प्लेक्स का ही ज्यादा बता सकते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखो कहते हैं कि जब आप इसका ग्राफ खींचते हो ना, तो बड़ा इसका अजीब सा इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज का जो ग्राफ मिलता है, इसमें मात्र बारीकी सी चेंजिंग आती है। आपको बताएं, इनके ग्राफ में एक छोटी सी परिवर्तन आती है। अगर हम यहाँ पे एक तरफ अगर हम ब्यूटेन को लें और एक तरफ हम हेक्सेन को लेते हैं, सॉरी पेंटेन को लेते हैं, मान लो हमारे पास ये आपका पेंटेन है और ये आपका यहाँ पे क्या है, हेक्सेन है। ठीक है, अब देखो हम अगर पेंटेन का ग्राफ जब खींचते हैं तो ये ग्राफ बनता कैसे है। हम एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्राफ जो है वो समझ में आए। ये जो है आपका किसका ग्राफ है, हेक्सेन का। ये आपका हेक्सेन का ग्राफ है। ठीक है, और देखो सॉरी ये पेंटेन का ग्राफ है, 5 कार्बन है। ठीक है, हेक्सेन का ग्राफ कैसा होता है, आप गौर से दोनों ग्राफ को देखो, आपको बारीकी अंतर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो होती है उसके थोड़ा सा पिक, जो इसे हम लोग कहते हैं पिक, जो हम लोग बोला ना पिक, PEAC के, बेटा यही पिक होता है। इसके पिक में बारीकी से अंतर यहां पर मिलती है। बाकी सारे पैटर्न जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इनके पिक में बारीकी से अंतर मिलती है। ये हमारे पास जो है वह हेक्सेन है। ठीक है, तो इनके थोड़ी सी बस अंतर, रेंज में अंतर मिलता है, जहां से हम लोग डिसाइड करते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है और किसकी कम है।
ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट जो होता है, यहां पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का। और याद रखेंगे हर कॉम्प्लेक्स का फिंगरप्रिंट, जैसे ह्यूमन का फिंगरप्रिंट, हर इंसान, प्रत्येक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरह से हर कंपाउंड का जो होता है फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग अलग पाया जाता है। ठीक है। तो आप इसका रेंज देखेंगे तो करीब करीब कितना, 1200 से 1500 से 3000 के बीच में, 1500 से 3000 के बीच का रेंज, जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमको मिलता है। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इसके केवल पिक्स में ध्यान रखेंगे, अभी ध्यान फिर से बोलेंगे कि इनके सिर्फ पिक में जो होता है वो परिवर्तन होता है, लिटिल परिवर्तन होता है। लिटिल परिवर्तन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इनके फिंगरप्रिंट जो है, क्या कहते हैं, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना किसका ज्यादा है। ठीक है। तो आप इतना ही नहीं, आप अगर क्या कहते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स का आप देखोगे, जहां पर जैसे मान लो कि अगर साइक्लोहेक्सेनोन का देखा जाए, तो साइक्लोहेक्सेनोन का हो या किसी भी कॉम्प्लेक्स का हो, सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं उनका। करीब करीब साइक्लो अगर हेक्सेनोन का अगर ग्राफ बनाओगे तो वो करीब 1700 पर आता है। ये ग्राफ जो है यहां से कूद के आएगा सीधा नीचे 1700 पर आता है। तो सीधा सा मतलब ये है इसका कि कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, उसका हर कॉम्प्लेक्स का अपना जो रेंज होता है वो रेंज हमेशा फिक्स होगा। और एक एलिमेंट जिस रेंज पर अपना स्पेक्ट्रम शो करेगा, दूसरा एलिमेंट्स उसने रेंज पर अपना स्पेक्ट्रम शो कभी नहीं करेगा। थोड़ी सी उसमें डिफरेंस जरूर मिलेगा, 2 4 10 सेंटीमीटर इनवर्स का ही मिले पर जरूर मिलेगा। और जब भी डिफरेंट हम लोग चेक कहां से करते हैं, इसके बीट्स, ये जो पिक्स है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि किसका पिक ज्यादा और किसका पिक कम है। पिक्स हमको रिप्रेजेंट कराता है कि किस इसमें स्पेक्ट्रम में किसकी कमी और किसमें ज्यादा है। ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो फिंगरप्रिंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो फिंगरप्रिंट को ऐसे सिंपली देख कर नहीं बता सकते, क्योंकि आप देखोगे तो सिंपल लगेगा दोनों एक ही जैसा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर देखेंगे। अगर हम इसी को बायोलॉजी की भाषा में ईसीजी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी जब आप देखते हो तो लगता है कि सारा पाई ऐसे ही खिंचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस ईसीजी पर हम लोग बहुत बड़ा पढ़ाई करते हैं, उसमें हम लोग पूरी की पूरी किताब पढ़ डालते हैं, और हम लोग एक छोटे छोटे उसके जो ग्राफ होता है ना, PQRS, उसमें लोग देखते हैं कहां पर कम है कहां पे ज्यादा है, और वो रिप्रेजेंट करता है कि कार्डिक अरेस्ट है, कि कार्डिक की क्या दिक्कत है, का हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो छोटी सी ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता है। उसी तरह से ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ठीक है। चलो अब एक काम करो, एक हम चार्ट बना देते हैं, उस चार्ट को आप लोग लिख लो। ठीक है। हम एक काम करते हैं, चार्ट बना देते हैं, चार्ट बनाकर आपको डायरेक्ट बना देते हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए। ठीक है। अल्कोहल का है, कार्बोक्सिलिक है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। ठीक है। इसको बनाइए। चलिए बना लीजिए फटाफट इसको। बन गया। अब डालिए इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो कहा कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो कभी भी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। लिख लो, फॉर द स्टडी ऑफ इंफ्रारेड रीजन, द स्टडी ऑफ, फॉर द स्टडी इन इंफ्रारेड रीजन, डबल बीम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर आर used which have the device of both producing and recording the spectrum. Most of the spectrophotometer work in the range of 2 to 17 माइक्रोमीटर, 2 से 17 माइक्रोमीटर, 2 to 17 माइक्रोमीटर।
ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, ये क्या है आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वह जाकर एक ऑब्जेक्ट पर टकराता है जहां से हमको बीम मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं शायद बीम ऑफ आमीटर के नाम से जाते हैं। तो यहां पर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बीम अल्टरनेटर, ठीक है। अब ये जो बीम अल्टरनेटर होता है, यहां से बीम जो होती है, जो लाइट यहां से चलता है, अभी यहां से दो भागों में डिवाइड होता है। क्या होता है? दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक। अब जो हमारे पास जो जिसको हम लोग कहते हैं, एक होता है रेफरेंस बीम, एक होता है सिंपल बीम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है हम लोग कहते हैं सैंपल बीम, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस बीम, ठीक है। अब ये जाकर जो रेफरेंस बीम और रेफरेंस सिंपल बीम होता है, ये जाकर एक सेल से टकराता है, इसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस सेल, और इसे कहते हैं हम लोग सैंपल सेल, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये लाइट यहां से स्पेक्ट्रम आगे की तरफ बढ़ता है, और यहां पे मिलता है एक मिरर जिसको हम लोग कहते हैं रोटेटिंग मिरर। यहां पे होता है रोटेटिंग मिरर, ठीक है। और ये पुनः लाइट यहां से निकलता है, और लाइट यहां से निकलने के बाद, चूंकि रोटेटर मिरर नाम होता है, अब इसके बाद एक और मिरर यहां पे मिलता है, तो हम लोग कहते हैं फोकसिंग मिरर। क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फोकसिंग मिरर। फोकसिंग मिरर, ठीक है। और यहां से लाइट फोकसिंग मिरर होता है। अब फोकसिंग मिरर क्या करता है कि आगे जब लाइट को बढ़ाता है, अब यहां से लाइट क्या करती है कि जाता है एक प्रिज्म के ऊपर। कहा जाता है? एक यहां पे प्रिज्म पाया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग प्रिज्म। और इस प्रिज्म का दूसरा नाम जो होता है हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग ग्रेटिंग भी नाम जानते हैं, ग्रेटिंग या प्रिज्म होता है। इस पर जो होती है वो लाइट आकर अब टकराती है, ठीक है। लाइट आकर टकराती है, और टकराने के बाद यहां से लाइट पैरेलल हो जाती है निकलकर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास मिल जाता है डिटेक्टर। डिटेक्टर, ठीक है। अब ये जो डिटेक्टर क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है, और लास्ट में यहां पे डिटेक्ट करके हमारे पास एक मिलता है रिकॉर्डर। ये जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डर। ये इसको रिकॉर्ड करता है और बताता है कितना फ्रीक्वेंसी है। ये है इसका फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। कि लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो सिंपल से पहले जाता है किससे? बीम अल्टरनेटर से। वहां बीम प्रोड्यूस होता है। बीम क्या करता है? दो भागों में डिवाइड होता है, एक जो हमारे पास रेफरेंस सेल, दूसरा होता है सैंपल सेल। यहाँ रोटेटिंग मिरर लगे रहते हैं। यहाँ पे क्या करता है? फोकसिंग मिरर होता है। ये जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकसिंग मिरर। और क्या कर ले जाकर फोकस से, चूंकि फोकस से होकर जब लाइट गुजरता है तो क्या करता है? जब फोकस से जाता है तो वह मिलना शुरू करता है, वो अट्रैक्ट होता है, और वो जैसे ही आता है प्रिज्म से, प्रिज्म से क्या करता है? बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है? डिटेक्टर से मिलता है, और वहां से वो रिकॉर्डर करता है, और उसको रिकॉर्ड करके बताता है कि इसकी वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या कितने पर ये एडजस्टमेंट स्पेक्ट्रम जो होगा वह काम करेगा, ठीक है। जो आप अगर इसी चीज को, अगर आप जो हमारे पास जो प्रिज्म आप देखते हैं ना, इसी को हम आगे चलकर एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं, या जो डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर जो होते हैं, डिटेक्टर के बगल में यहां पर जो होता है आप कह सकते हैं कि यहां पर एक एम्पलीफायर भी लगा रहता है, ठीक है। यह एम्पलीफायर जो होता है वह के बाद वो रिकॉर्डिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी फेनोमेना जो होती है वह काम करती है। चलो अब एक काम करो, दो चार लाइन लिखवा देते हैं। तो नीचे लिखो एक एक करके, अब डायग्राम बना लो, ठीक है। डायग्राम बनाकर इसमें दो चार लाइन लिख लो। उसमें लिखो, सबसे पहले लिखो लाइट सोर्स। लाइट सोर्स लिखो। नर्नेस्ट
Nearest glower, nearest glowers is the common source of infrared radiation. Nearest glower is the common source of infrared radiation. It is made of wounded rod containing, तेजी में लिखो, wounded rod containing a mixture of zirconium oxide, thorium oxide and cerium oxide, which is heated electrically above 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं नॉर्नेस्ट ग्लोथन को। नीचे लिखो, नोट करके लिख लो नीचे। नाउ अ डे इन प्लेस ऑफ नॉर्नेस्ट ग्लोअर फिलामेंट रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज ऑल्सो यूज। सिलिकॉन कार्बाइड SiO2 का, सॉरी Si2Cl का लिखा है। रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड SiC, नॉट SiC, सिलिकॉन कार्बाइड इज ऑल्सो यूज। सिर्फ आप क्या करते हो, सिलिकॉन कार्बाइड का इतना ज्यादा कम्प्लेक्स आप नॉर्नेस्ट ग्लोवर चूंकि बनाना काफी डिफिकल्ट होता है, थोरियम ऑक्साइड लेके आओ, फिर उसके क्या करते हैं, जर्कोनियम ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड तीनों को मिला दो, मिलाने के बाद उसे 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, और फिर उसके बाद जो कम्प्लेक्स बनता है वो होता है नॉर्नेस्ट ग्लोवर। उसके जगह पर क्या करते हैं हम लोग, सिलिकॉन कार्बाइड को यूज कर लेते हैं, सेम काम करता है। ठीक है, चलिए नीचे लिखिए। द रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स आर स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल beams which enter the cell containing the solutions of compound and the other beam enter the cell containing pure solvent called reference cell। कहा एक में जो सॉल्यूशन होता है उसका सिंपल सेल होता है, वैसे प्योर सॉल्वेंट होता है वो रेफरेंस सेल होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखो। सेल कंपार्टमेंट लिखो। इट कंटेन्स सेल कंपार्टमेंट लिखो। इट contain the cell containing pure solvent and solution of the substance under examination. The cell are made of rock salt, NaCl ब्रैकेट में rock salt, और other similar metal halides। हो गया, नोट करके लिखो। ग्लास सेल्स being opaque to infrared radiation, glass cell being opaque to infrared radiation cannot be used। मार्क कर लेना। ओपेक का मतलब होता है कि लाइट उससे पास नहीं जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी, तो इसलिए ग्लास सेल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, cannot be used within the help of this cell and nearest glower, the infraspectrum of the region 4000 to 6000 centimeter inverse can be easily obtained। 4000 to 600
सेंटीमीटर इनवर्स कैन बी इजिली ऑब्टेन। हो गया। अब थर्ड लिख लो, डिटेक्टर। लिखो, द डिटेक्टर डिफरेंशिएट बिटवीन इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसमीटर लाइट ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्या लिखे हैं, द डिटेक्टर डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। हो गया। लिखो नीचे, द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई द सैंपल ऑफ द recorded by the instrument। हो गया। एक दिन हमसे एक बच्चा पूछा कि सर ये बताइए इसमें सॉल्यूशन क्या, हम लोग सॉल्वेंट में क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, सॉल्वेंट पे लिख लो। लिखो, सॉल्वेंट, कॉमन सॉल्वेंट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन सल्फाइड CS2 एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। हो गया। और लास्ट में आपके पास क्या होता है, रिकॉर्डर को पता ही है। लिख लो, रिकॉर्डर, द रिकॉर्डर इज सो डिजाइन दैट व्हेन देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, recorder is so designed that when there is an absorption of radiation by the sample, the peak move downwards। मतलब जो रिकॉर्डर होता है क्या होता है, वो आसानी से क्या करता है, इसको डाउनवर्ड जो होता है वह मूवमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट से लाइट चलता है, उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, लाइट जो होती है दो भागों में डिवाइड होती है, एक जो होता है जिसमें सॉल्यूशन भरा होता है और एक में जो होता है सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो भरा रहता है वो जाता है कि सॉल्वेंट जिसमें भरा तो रेफरेंस सेल में तो सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, सिंपल सेल में आता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वहां से डिटेक्टर मिलता है, डिटेक्टर क्या करता है, उसे डिटेक्ट करता है कि ध्यान रखें, डिटेक्टर हमेशा इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करता है किसके सिंपल सेल से, और रेफरेंस सेल के जो इंटेंसिटी आती है उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करता है, और डिफरेंस क्रिएट करके क्या करता है, डिटेक्टर को बताता है, क्या करता है, रिकॉर्डर को बताता है, और रिकॉर्डर क्या करता है, अपना ग्राफ बनाकर तैयार करता है। ठीक है, तो ये कहानी है, इसकी पूरी कहानी, ये पूरी कुंडली जो है यहां पर जो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसकी जो टेक्निक होती है, और लास्ट में एक नाम लिख लो, नोजल। एक टर्म आता है न्यूजल। न्यूजल क्या होता है, NEZOL। न्यूजल क्या है, लिखो, न्यूजल इज द मिक्सचर ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्केन फॉर प्रिपेयरिंग न्यूजल इज a very small amount, ब्रैकेट में लिख लो, few milligram of the compound is grained with drop of nugel, and the paste so prepared or compared, grained with a drop of nugel and paste so prepared is compressed between two plates। दो प्लेटों के बीच में क्या करते हैं, इस न्यूजल को पेस्ट कर दी जाती है, ताकि दो प्लेट आपस में क्या रहे, डिफरेंशिएट, ग्रेट, मतलब कि इनके बीच में सेपरेशन बना रहा है। ठीक है, चलो अब लास्ट हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, पहला लिखो स्टडी ऑफ काइनेटिक रिएक्शन। पहले लिखो स्टडी ऑफ काइनेटिक्स रिएक्शन। कहोगे सर बहुत लिखवाए हैं, तो इससे लास्ट टॉपिक है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ये थ्योरी वाला पोर्शन तो लिखवाना ही पड़ेगा। स्टडी ऑफ काइनेटिक रिएक्शन, इसमें दो लाइन लिख लो कि ड्यूरिंग
chemical reaction, some bond break up, some bonds break up and new bond are formed continuously. Thus, during the chemical reaction, the sample of reaction mixture are taken out from time to time. And absorption spectrum is examined. हो गया. नेक्स्ट लिखो, कंट्रोल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड. लिखो, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, during purification of organic compound, the sample is taken out from the time to time and its absorbance is obtained. The absorbance is determined. Next, देखो, determination of presence of hydrogen bonding and its type. लिखो, the presence of hydrogen bonding can be detected by infrared. Yeah, infrared radiation spectra detected by IR spectra. The distinction between inner and intramolecular hydrogen bonding can be made. Inner and intramolecular hydrogen bonding can be made. हो गया. चौथा लिखिए, डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड and explanation of its structure. हो गया. देखो, द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ, इसी में लिख लो, इसका थोड़ा दो लाइन लिखना पड़ेगा ना. द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ मेनी फंक्शनल ग्रुप in an organic compound can be infrared from its IR spectra as given characteristic absorption band. हो गया, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड. ठीक है, चलिए यहां तक तो कहानी हो गई. अब इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहां पे आपका खत्म हो गया. ठीक है, अब जो भी टॉपिक है, अगर आपको जो टॉपिक छूट गया होगा आप हमको बताइएगा, तो हम आपको क्लियर कर देंगे. ठीक, तो ये चैप्टर आपका, ये यूनिट पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा यूनिट जो है वो खत्म हो गया. तो आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया. यूनिट सेकंड अल्कोहल और फिनॉल ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 यूनिट में से, मतलब 4 आप लोग को यूनिट पढ़ना है. ठीक है, एक पेपर में 4 यूनिट आप लोग को पढ़ना रहता है. 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन, मतलब 50% सिलेबस जो है आज आपका कवर हो गया. ठीक है, बचे हुए जो आपको पास अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, नाइट्रोजन हेमीन है, हम जल्दी ही उसके लेक्चर अपलोड करने का काम शुरू करेंगे. ठीक, आज इतना ही. थैंक यू सो मच.